गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। हमने अभी तक जो पढ़ा है चार्ज, उसमें मैंने आपको बताया था कि एवरी चार्ज इज एसोसिएट विथ लाइन ऑफ फोर्स। इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज then the electric field lines is away from this charge, and if it is negative charge then towards the charge. It means a region surrounding the charge in which a charge experienced electric force, that region is called electric field. Suppose this one is charge, then a region surrounding this one is, suppose this one is charge and a region surrounding it in which another charge feel or experience an electric force. This region is known as electric field. Now electric field intensity. Electric field intensity, if we kept a experimental charge in electric field, if we kept a experimental charge inside the electric field, then it feel force, and force on per unit charge is electric field intensity at this position, and given by E is equal to F by Q naught. Electric field intensity is also a vector quantity that is depend upon both magnitude and direction. रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इसके सराउंडिंग में एक रीजन बन गया है जिसको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। अगर हमें इस फील्ड के अंदर कहीं पर भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे हम क्या रख देंगे, एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज रख देंगे। एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज इसके अंदर रख देंगे और उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर फोर्स लगेगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल चार्ज जो ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, यूनिट चार्ज ले रहे हैं, और वो भी कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, देन E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q नोट। दिस वन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पोजीशन। अगर मुझे यहाँ पे सपोज ये A है, मुझे B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज को कहाँ पे रखूँगा, B पे रखूँगा। अगर A पे फाइंड आउट करनी है तो कहाँ पे रखेंगे, E पर। अगर मुझे D पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल चार्ज को रख देंगे। उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो कहाँ पर है, दैट इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज रखा है उस पर फोर्स लगेगा, एंड फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पोजीशन। यानी कि अगर मैं पोजीशन को चेंज करता हूं देन द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी चेंज ऑन एक्सपेरिमेंटल चार्ज, then I can say that electric field intensity is function of position from this point, from this charge. अगर हम इसके चारों तरफ एक सर्किल ले लेते हैं, ये वाला, इस पर मैं अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं, A, B, C and D. Now you want to find out electric field intensity at point A, B, C and D. Now first of all, if we want to find out electric field intensity at point A, then we put here an experimental charge Q naught. Now this experimental charge experience a force due to electric field that is produced by this charge. Now E vector is equal to F vector by Q naught. This one is your electric field intensity at this point. Now at this point, F vector by Q naught, F vector by Q naught, यहाँ पे A, B, C, D जितने भी पॉइंट हैं उनमें हमने देखा है कि सभी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये आपका जो ये मैंने जो स्फीयर लिया है
उसकी सरफेस पर है ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस के पॉइंट हैं, सभी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन सब में अलग अलग होगी। देखिए इसमें फोर्स की डायरेक्शन जैसे ये वाली हो गई, इसमें ये वाली हो गई है, इसमें ये वाली हो गई है, रेडियली अवे हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम कहेंगे ABCD पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सब पे सेम नहीं होगी, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड हैं वो सेम होंगे। E वेक्टर डज नॉट इक्वल टू EB वेक्टर, बट EA वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, B पॉइंट पर मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। EA वेक्टर magnitude of EA vector will be equal to magnitude of EB vector or magnitude of ED vector, but EA vector does not equal to EB vector, is not equal to EC vector, because electric field intensity is also a vector quantity that is also depend upon both magnitude and direction. At each point here magnitude of electric field intensity is same, but direction is different, because the direction of electric field intensity is towards the direction of force experienced on experimental charge. जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, पॉजिटिव जो हम ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज जो ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज मेंशन the direction of electric field intensity at that position. Then I can say that electric field intensity is function of x or distance from this positive charge or negative charge, means this one charge. Now our topic is here I explain electric field and its intensity. Intensity means force on per unit charge is electric field intensity at that position. हर पोजीशन पर इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा यहाँ पे, और जितना भी होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q नॉट। ये सर ने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको इसकी बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक जो बातें हैं, आपको यूनिट का पता ही है, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट होता है। E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, तो हम इसको F को ले लेंगे क्या, न्यूटन, और इसको ले लेंगे कूलाम। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। आप इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो F को हम लिख सकते हैं m1 L1 T-2 और Q जो है वो IT हो जाएगा, तो ये हो गया A1 T1। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 T-3 और A-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ऐसे कुछ बेसिक बातें सर ने आपको बता दी थी पहले ही, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन पॉजिटिव जो होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जैसे पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस हुआ या नेगेटिव चार्ज से प्रोड्यूस हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर हम कौन सा चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज यहाँ पे हम रख देते हैं। और वो पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज को हम कहाँ पे रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। किसको रख देते हैं, ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज को रख देते हैं। वो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पोजीशन। सपोज पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। सपोज ये कैपिटल Q है जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज को रख दूंगा और वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज। तो ये इससे क्या होगा, रिपेल होगा। ऐसे दोनों को जो एडजॉइन जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये वाली हो गई है। सपोज मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया ये वाला, तो देखिए ये इसको यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए जो डायरेक्शन आ जाएगी नेगेटिव वाले के लिए, वो कैसे आ जाएगी, रेडियली इनवर्ड, और ये कैसे आ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो
आई कैन से दैट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट अपन लेते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से आउटवर्ड हो जाएगी और नेगेटिव पर क्या हो जाएगी, इसकी तरफ आ जाएगी टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये सर ने आपको बता दी थी। अब हम इसमें बता सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास है उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताया कि हर पोजीशन पर उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और ई वेक्टर को हम लिखते हैं एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स किस पर कह रहे हैं हम कह रहे हैं पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर फोर्स है। फोर्स किस पर है, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और फोर्स इज गिवन बाय क्यू नॉट ई वेक्टर। हियर क्यू नॉट इज चार्ज, ये क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज। बहुत छोटा सा चार्ज होता है क्योंकि इससे खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो। इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल चार्ज एंड अनदर चार्ज। तो यहाँ पे ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर जिस पॉइंट पर आपने इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को रखा है, सपोज कहाँ पे रखा है आपने, एक्स पे रखा है, तो एक्स पर आपने जिस चार्ज को रखा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कितना है, क्यू नॉट है। और ई वेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किससे प्रोड्यूस हुई है, इस वाले चार्ज से प्रोड्यूस हुई है, यानी कि अनदर चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने लिखा है ई वेक्टर। तो ये क्यू नॉट तो जो पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज है वो वाला है, और ई वेक्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पोजीशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर चार्ज, यानी कि इस कैपिटल क्यू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उसको मैंने लिख दिया है ई वेक्टर। तो ऐसे मैं इसको बता सकता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डेवलप हुई है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसके अंदर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ तो ये तो इसको रिपेल करेगा, ये मोशन करेगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और मैं अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को रख देता हूं दैट इट विल बी इन मोशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ऐसे मैं इसको बता सकता हूं। अब हम पढ़ेंगे इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन करने के लिए हम लाइनें बनाते हैं, बहुत सारी पैरेलल लाइनें होती हैं ऐसे, ये पैरेलल लाइनें हैं, और इनके बीच का जो ये गैप है ये भी सब में बराबर होता है, ये वाला। और इस फील्ड को हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी डिस्टेंस पर ये लाइनें हैं, all lines are in same direction and at equidistance, then this field is known as uniform electric field. अब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कहीं पर भी चार्ज को रखता हूं तो उस पर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इस पर फोर्स जो होगा वो मैंने फॉर्मूले से लिखा है क्यू नॉट ई वेक्टर। हर जगह पे ई वेक्टर यहाँ पे क्या है, सेम है, क्योंकि मैंने इसको क्या कहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ये लाइनें यहाँ तक हैं, तो सब पर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। किस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी एक्सपेरिमेंटल चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो उस पर फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, फोर्स रिमेन सेम एट ईच पोजीशन इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस पर फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, फोर्स नेट फोर्स इज written as F is equal to ma,
F इज इक्वल टू ma। जब फोर्स की वैल्यू सेम रहती है यानी एक्सीलरेशन सेम रहता है तो हम जो हमारे मोशन के इक्वेशन हैं, मोशन के इक्वेशन कौन कौन से हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी पूरी मैकेनिक्स ही काम आ रही है जो 11th क्लास में हमने डिस्कस की थी, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि बहुत शॉर्ट टाइम में हम इनको सॉल्व कर सकें। जो 11th क्लास में मैकेनिक्स का जो हमने पार्ट पढ़ा था वो का वही इसमें आ रहा है, जो सेकंड चैप्टर शायद था आपका, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे उसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक इक्वेशन और था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन कब थे, जब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी, सेम थी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जब कोई मोशन हो रहा था तो उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ये और ये इक्वेशन, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कहा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये अप्लाई कब करते हैं, जब एक्सीलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है कब होता है, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, ma होता है। फोर्स इज इक्वल टू ma, m इज योर मास, a इज योर एक्सीलरेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हर जगह पे QE वेक्टर, हर जगह पे कितना होगा, QE वेक्टर, यानी कि बराबर मैग्नीट्यूड यानी कि बराबर वैल्यू का फोर्स हर जगह पे लग रहा है। तो इस कंडीशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कहां पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हम किसी एक्सपेरिमेंटल चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब अगर वो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके ऊपर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स भी यूनिफॉर्म ही होगा। और मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से होगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से होगा तो ये मोशन की तीनों इक्वेशन उसमें काम आ सकती हैं। अगर ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E वेक्टर है, कितनी वैल्यू है, E वेक्टर है, तो ये आपका हो जाएगा ma इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE वेक्टर और QE, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो A इज इक्वल टू इसमें कितना आ जाता है, QE बाई m। यानी कि अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये इक्वेशन यूज में ले सकते हैं अपन, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इक्वेशन हम यूज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन होती किसके लिए, जिसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, उसी के लिए हम ये इक्वेशन यूज लेते हैं। तो A इज इक्वल टू Q बाई m, ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन किससे प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, जिससे इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, A इज इक्वल टू QE बाई m, यानी कि फोर्स होता है ma, और वो फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है QE। तो मैंने लिख दिया ma इज इक्वल टू QE और A इज इक्वल टू QE बाई m। तो ये फोर्स यहाँ पे इस पर एक्सपीरियंस्ड होगा, जिससे कि मोशन जो है वो एक्सीलरेटरी मोशन हो जाएगा और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन होगा, और उस केस में इस पर जो A होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी A इज इक्वल टू QE बाई m। यहाँ पे Q जो है वो Q क्या है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है, और m उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज का क्या है, मास है। अब इस पे कई टाइप से क्वेश्चन इसमें आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे आपको कुछ पता होना चाहिए बेसिक चीज, जैसे प्रोटॉन की बात अगर अपन करते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये सब चार्ज पार्टिकल हैं। प्रोटॉन पर बात की जाए तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है आपको पता है,
इस पर न्यूट्रॉन पर, क्योंकि देखो प्रोटॉन को हम क्या लिखते हैं 1h1 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम 1h2 लिखते हैं, और अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं 2he4। कितना लिखते हैं 2he4। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो गया प्लस ई, इस पर कितना हो गया प्लस ई, इस पर चार्ज कितना हो गया प्लस 2e। देखिए प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो गया प्लस ई, इस पर न्यूट्रॉन पर प्लस ई, और अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं 2he4, तो इस पे कितना हो गया है प्लस 2e। अब अगर मास की बात करें तो यहाँ पे मास कितना है m है, यहाँ पे कितना m है 2m है, और यहाँ पे कितना है 4m है। ध्यान से देखेंगे, ये प्रोटॉन के लिए लिखा है मैंने, ये न्यूट्रॉन के लिए लिखा है, और ये मैंने किसके लिए लिखा है अल्फा पार्टिकल के लिए लिखा है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन जो होता है वो QE/m होता है। कितना होता है QE/m। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटॉन के लिए एक्सीलरेशन, तो AP = Q कितना हो गया इसमें E, और ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू, वहां पे वैल्यू कितनी दे रखी है E वेक्टर दे रखी है, उसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल को रखा और एक हमने प्रोटॉन को रखा, तो बताइए कि दोनों में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी। तो दोनों में एक्सीलरेशन की वैल्यू के लिए पहले मैं एक्सीलरेशन कहाँ किसके लिए देख लेता हूँ, प्रोटॉन के लिए देख लेता हूँ। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको लिख देना A = QE/m, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और वो फोर्स कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने उसको रखा है तो उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा QE। तो ये हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है MA = QE और A = QE/m, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोटॉन को रखा है तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन हो जाएगा यहां से ये वाला। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा पार्टिकल के लिए Q की वैल्यू कितनी है 2e है, तो ये मैंने 2e लिख दिया, और मास कितना है इसका 4m है, तो ये वाला लिख दिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना हो गया है E/2m, यानी ये ट्वाइस है इसका। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप न्यूट्रॉन का बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैंने अल्फा पार्टिकल आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा है, तो इनके एक्सेलरेशन का रेशियो आपको लिखना है, तो ये AD लिख दिया मैंने। तो इसमें मैं लिखूंगा, देखिए ये Q इसमें हो गया है न्यूट्रॉन के लिए E, ये मैंने E लिख दिया, और इसमें लिख दिया मैंने 2m। तो इनका रेशियो क्या बन गया है, देखिए ये यहाँ पे E/m है, ये E/2m और ये भी 2m, तो मैं लिख सकता हूँ AP रेशियो A अल्फा रेशियो AD। अगर ये 1 है तो ये कितना रहेगा, इसका ट्वाइस होगा। ये इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इस पर जो एक्सीलरेशन होगा उनका रेशियो 2:1:1 होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम सारी इस पर अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। V = U + AT और H = UT + ½ AT², V² = U² + 2S। ये जस्ट लाइक एज रिवीजन है, क्योंकि 11th क्लास में ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। बहुत 11th क्लास वाले को अगर अपन ने अच्छे से कर लिया था तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यही कमिटमेंट मैंने आपसे पिछली क्लास में किया था, जब अपनी 11th क्लास में पढ़ते थे मैकेनिक्स, तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि आप अगर अभी इसको मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th क्लास की बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। वही सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पे वो फोर्स जो था वो ग्रेविटी लग रही थी, और यहाँ पे एक फोर्स और नया हमने यहाँ पे आपको बताया है। वो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अगर वो यूनिफॉर्म है, यानी कि F = QE वेक्टर, जिसमें E वेक्टर यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर पोजीशन पे आपकी सेम रहती है, तो उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। उसमें किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा उसमें फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, हर पॉइंट पर सेम रहेगी। और वो मोशन किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन होगा, जिसमें कि ये तीनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। और उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
ये पार्टिकल रख देते हैं तो सभी पर एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा और सबकी वैल्यू किस टाइप से रहेगी, 2:1:1 रहेगी। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम इस पर जो ये मैंने 3 इक्वेशन लिखी है मोशन की, ये मैं एक तरह से आपका 11th क्लास वाला रिवीजन ही यहाँ पे करवा दूंगा। बस यहाँ पे फोर्स मैं कौन सा डिस्कस करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जहाँ पर भी फोर्स आ जाएगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही डिस्कस करूँगा। अगर ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटी वाला इफेक्ट भी लग रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता दूँगा। तो अब हम इसमें आपसे क्वेश्चन करवाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन सेम टाइम। ये यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आपने 11th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो। ये यहाँ पे आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह पे उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है हर जगह पे। इस फील्ड के अंदर कहीं भी हम रख देते हैं, हर जगह पे वैल्यू सेम है। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे, ये एक पार्टिकल कौन सा, प्रोटॉन, और ये कौन सा, न्यूट्रॉन, और ये पार्टिकल कौन सा, अल्फा पार्टिकल। इन तीनों को मैंने यहाँ पे से रिलीज किया है। इनिशियली ऑल आर एट रेस्ट, u = 0 से मैंने स्टार्ट किया है। अब जैसे ही मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, क्योंकि ये तीनों चार्ज पार्टिकल हैं, इस पर चार्ज कितना है, E है, इस पर भी कितना है, E है, और इस पर कितना है, 2E है। इस पर मास कितना है, m है, ये कितना है, 2m है, और ये मास कितना है, 4m है। मैंने 1h1 1h2 2he4 से इसको बता दिया है। अब ये वाला भी t टाइम तक चलेगा, ये वाला भी t टाइम तक चलेगा, और ये वाला भी t टाइम तक चलेगा। तो पहले मैं प्रोटॉन के लिए लेता हूं sp। देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन है, एक्सीलरेटरी मोशन है, और एक्सीलरेशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस अकेले पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हर पॉइंट पर बराबर रहेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, QE वेक्टर, जिसमें Q इसका प्रोटॉन का चार्ज है, वो भी नहीं बदल रहा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको मैंने कैसा बोला है, यूनिफॉर्म बोला है। इसका मतलब इस पूरी लाइन पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन होगा। ये इक्वेशन, तो u = 0 इनिशियली इट इज एट रेस्ट, प्लस हाफ a किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, कितने टाइम तक चल रहा है, t टाइम तक चल रहा है। तो sp = हाफ a कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए a मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, QE/m, तो q यहाँ पे E/m, तो ये लिख दिया E/m। ऐसे ही मैं किसके लिए कैलकुलेट कर लूँगा, न्यूट्रॉन के लिए, और फिर किसके लिए कर लूँगा, अल्फा के लिए। इसके लिए करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए, तीनों के लिए QE/m यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँगा। तो ये जो आएगा वो t टाइम तक के लिए है, तो ये यहाँ पे t² और कर देता हूँ मैं सेम टाइम के लिए। तो हम कह देंगे कि sp ये देखो ये भी इसमें कांस्टेंट है, 1/2 भी सब में कांस्टेंट रहेगा। तो किस टाइप से आप इसको सॉल्व करके तीनों का यहाँ पे रेशियो इसमें बता सकते हैं, sp, ठीक है, sd और s अल्फा, जिसको मैंने अभी सॉल्व करवाया था। फिर आगे एक क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत आसान सा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। एक चार्ज पार्टिकल, सपोज उस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, सपोज उस पर चार्ज की वैल्यू Q है, उस पर कितनी चार्ज की वैल्यू है, Q है। इसको मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया है किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कंसिडर किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और उसके अंदर मैंने एक चार्ज को रिलीज कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E वेक्टर है, हर जगह पे बराबर है, और चार्ज जो है उसकी वैल्यू कितनी है, Q है। ये कह रहा है t टाइम के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मुझे पता है, ½ mv² होती है। और ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन है।
तो टी टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी वो मैं इस इक्वेशन से ले लूँगा, इससे ले लेते हैं, क्योंकि टी टाइम आपको गिवन है। टी टाइम के बाद में देखो ये u बराबर 0 से स्टार्ट होता है, टी टाइम के बाद में एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी चेंज बिकॉज body's motion is acceleratory motion, so I can say that at every instant of time the magnitude or direction of velocity will be change. Now v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऊपर वाले इक्वेशन से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यू 0 था, प्लस a को मैंने लिख दिया है कितना क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, देखिए हाफ एम एज इट इज लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर टी टाइम के बाद में इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। v उस इक्वेशन से, उस इक्वेशन को मैंने कब क्यों यूज किया है, क्योंकि मोशन कैसा है, एक्सीलरेटरी मोशन है, लेकिन फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है क्यू ई वेक्टर, जिसमें ई वेक्टर जो है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, इसलिए फोर्स भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, और फोर्स यूनिफॉर्म होगा तो वो वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ऐसे हम इसको आप बता सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया है। ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वेशन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये सब आपको याद है, 9th क्लास में ही आ जाती हैं ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। एक क्वेश्चन हो रहा है, ए ब्लॉक ऑफ चार्ज q एंड मास m इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल frictionless surface as shown. Horizontal uniform electric field of strength E is applied on this region as shown. देखिए ये कह रहा है यहाँ पे ऐसे इसने एक सिस्टम बनाया है, ये एक ब्लॉक है जिस पर चार्ज की वैल्यू Q है और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, इसके अंदर इस चार्ज को रख रखा है। अब इसका मास जो है वो कितना है, m है। अब इसको मैंने रख रखा है तो ये चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई वेक्टर, क्यू इस पर चार्ज है, एम इसका मास है, तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। हमने ये कंसिडर कर लिया है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, कोलिजन बिटवीन ब्लॉक एंड वर्टिकल वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। ये यहाँ ऐसे मोशन करेगा। क्यों करेगा मोशन, क्योंकि जो बॉडी है वो कैसी है, चार्ज बॉडी है जिस पर चार्ज की वैल्यू Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E वेक्टर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और आगे जाकर के जो सामने वॉल है उस पर जाकर के टक्कर मारता है, और जो टक्कर होती है, कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है टाइप ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक, कि ये किस टाइप का मोशन होगा। देखिए कहीं पर भी इसमें फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये इधर टक्कर मारेगा, इलास्टिक है तो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये दीवार तो आगे खिसकनी नहीं है, तो ये इस पर टक्कर मार करके परफेक्टली इलास्टिक है, वापस आ जाएगा। लेकिन कहीं पर भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कहीं पर भी इस पर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे कि जब कहीं पर भी फोर्स 0 नहीं है तो ये मोशन SHM नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसे मोशन होता है, एक पॉइंट होता है, मीन पोजीशन होती है जहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, मीन पोजीशन पर फोर्स 0 होता है, फिर इधर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी राइज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, फिर वापस आता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और इस पॉइंट पर उस पर फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है। तो ये F इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर से मैंने आपको बताया कि ये SHM नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कोलिजन, इसमें कह रहा है कि ये अगर पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन
पीरियोडिक तो हो जाएगा। पीरियोडिक में अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपनी मोशन को रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। 11वीं क्लास में सर ने आपको बताया होगा। पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक कांस्टेंट टाइम के बाद में अपनी मोशन को रिपीट करता है, अपनी पोजीशन को रिपीट करता है पर्टिकुलर टाइम के बाद में, तो हम उसको बोलते हैं कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। जैसे सर ने आपको बताया होगा कि जो अर्थ है ना, उसके सराउंडिंग में प्लैनेट घूम रहे हैं और अर्थ जो है वो किसके सराउंडिंग में घूम रही है? सन के सराउंडिंग में घूम रही है और एक निश्चित टाइम के बाद में अपने को अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करती है। ऐसे ही प्लैनेट जो है वो किसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं? अर्थ के, सॉरी सैटेलाइट जो है वो किसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं? अर्थ को हम प्लैनेट बोल रहे हैं। तो प्लैनेट किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। और सैटेलाइट जो है वो किसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं? प्लैनेट के चारों तरफ में घूम रहे हैं और अपनी पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे ही क्या करेगा? इधर जाकर के इसको टक्कर मारेगा, इधर आएगा, फिर वापस जाकर के टक्कर मारेगा। ऐसे ये पीरियोडिक मोशन इसमें होता रहेगा। तो इस पीरियोडिक मोशन जो है उसका टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद में ये अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा, उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, कैपिटल टी। देखिए ये यहाँ पे था, इधर जाएगा और वापस आएगा। जितना टाइम जाने में लगाएगा उतना ही फिर आने में लगाएगा। तो ये टी और वापस आने में भी टी, तो कितना टाइम हो गया ये टोटल? 2t। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम देख लेते हैं कितना लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सपोज इसने आपको गिवन है डिस्टेंस कितनी है? t है। तो हम कौन से वाला? u = 0 है। इसमें इक्वेशन यूज लेते हैं s = ut + ½ at²। ये वाली इक्वेशन s = ut + ½ at², जिसमें u तो 0 है। ये s आपके पास गिवन है कितना? d है। हाफ a को हम लिखेंगे QE/m × t²। तो t² = हो जाएगा 2m × d/QE। और t = हम लेंगे, सही से किया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। t² = 2md/QE। तो t = हो जाएगा √2md/QE। ये यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचने में लगा इसका टाइम है। अब टोटल जो इसका पीरियोडिक टाइम है उसके लिए मैं इसको डबल कर दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है t = 2t, तो इसको आप ट्वाइस कर देना। अगर t आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो इसका ट्वाइस कर देना, 2√2md/QE। ये यहाँ पे q है, t = 2√2md/QE। ये यहाँ पे इसका पीरियोडिक टाइम आ गया है। पीरियोडिक टाइम का मतलब वो टाइम जिसके बाद में वो अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम कहते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और है इसमें, इन XY हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं इसको रब कर देता हूँ और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे आपके 1D और 2D जो मोशन था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये 1D मोशन के खूब सारे क्वेश्चन अपन ने 11th क्लास में सॉल्व किए थे मैकेनिक्स में, और 1D मोशन 2D मोशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो y डायरेक्शन में है, और उस इलेक्ट्रिक XY यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये y है और ये x है। x डायरेक्शन को हम i कैप से डिनोट करते हैं और इसको j कैप से डिनोट करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में XY हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर = 10⁻³ कैप। E वेक्टर = 10⁻³ कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मेंशन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज को रख देते हैं, देन दैट चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज मेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पोजीशन। तो ये उस पे E वेक्टर = 10⁻³ J कैप आपको गिवन है। ये यहाँ पे वोल्ट पर मीटर में आपको यूनिट इसकी दी हुई है। उसके बाद में आगे ये कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1 ग्राम। चार्ज कितना लिखा है? 2 माइक्रोकूलम और मास कितना है? 1 ग्राम।
Q is equal to 2 microcoulomb and mass 1 gram is projected with velocity 10 meter per second in positive x direction। ये यहाँ पे x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो u जो है वो हमारा हो जाएगा u वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। इस डायरेक्शन में मैंने इस पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। तो ये आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें इस टाइप के किए हैं। देखिए पहली बात, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन इस पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, जबकि ये इधर चल रहा है। तो इसमें वेलोसिटी इधर भी होगी और ऊपर की तरफ भी होगी, यानी कि 2 डायमेंशन मोशन हो गया। 2 डायमेंशन मोशन हो गया तो हम इसको 2 डायमेंशन में अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए इसमें ux बराबर तो आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, आई कैप ये इस डायरेक्शन में कह रहा है, लेकिन इनिशियली जो है उसकी डायरेक्शन केवल x में ही है, y में नहीं है। तो uy जो है वो कितना है, 0 है। एक चीज़ तो ये वाली हो गई है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन किया है वो 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप यानी x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली ही किया है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो टोटल हॉरिजॉन्टल में ही है, वर्टिकल में इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। दूसरा देखिए इधर चल रहा है तो इधर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इसका एक्सीलरेशन कितना है, ax इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लिजिबल इसमें मानता हूं तो ऊपर की तरफ ये जब जाएगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसमें ay कितना हो जाएगा आपका, वो इस फॉर्मूले से QE/m हो जाएगा। ay इज इक्वल टू QE/m। देखो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। हमने यहाँ पे ग्रेविटी को नेग्लिजिबल मान लिया है, तो इस पे जो एक्सीलरेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उसकी वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू QE/m, जिसमें q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, e की वैल्यू ये वाली है और m की वैल्यू ये वाली है। इस एक्सीलरेशन को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद में ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और ये मास है वो 1 ग्राम है, तो इसको 10⁻³ कर दूंगा मैं। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आया, ay इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल में कितना है, ax इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे इसकी जो इसका पाथ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ये वेलोसिटी ऐसे आएगी। इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो vx हो गया और दूसरा कितना हो गया, vy हो गया। मुझे v यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। ये आपने 2 डायमेंशन मोशन में पढ़ा है कि इसमें जो फोर्स ये इस टाइप से चल रहा था, लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसका पाथ ऐसे हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। अब vx जो है उसको मैं लिखूंगा vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। देखिए ax तो कितना है, 0 है, x डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो vx ही क्या है, ux है, और ux कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो vx की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आया है वो 10 मीटर पर सेकंड आया है। अब vy को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। vy को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ vy को, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। t कितने सेकंड तक चलेगा, 5 सेकंड तक। uy यहाँ पे इनिशियली जो है वो हॉरिजॉन्टली ही मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, तो uy की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी, 0 लिखी थी, तो ये मैंने इसको 0 कर दिया है। ay जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए मैंने ay की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू और 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है
वो पहले 0 थी और अब कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो मैं इस v वेक्टर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ vx यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो ये मेरा वेलोसिटी जो है वो t टाइम के बाद में यानी कि 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 10 मीटर पर सेकंड जे कैप। ये वेलोसिटी यहाँ पे बन गई है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बड़ा आसान सा काम है, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 100 प्लस 100 200 आ गया, 2 इंटू 100 करके और इसको हम कर देंगे आपका 10√2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। तो हम इस टाइप से 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के 11th क्लास में किए थे। अभी तो केवल रिवीजन टाइप चल रहा है और अभी मैं केवल यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बार बार उसी को डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ। और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की इक्वेशन हम यूज ले लेंगे। देखिए, अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर हम अगर किसी चार्ज को रख देते हैं और वो चार्ज शुरू में रेस्ट में था, किस में है, रेस्ट में है, तो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो लीनियर होगी। मोशन का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। किस डायरेक्शन में जाएगा वो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो इस टाइप से है तो लीनियरली हॉरिजॉन्टली होगा, और अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली है और मैंने उसको रख दिया यानी कि रेस्ट में किसी पार्टिकल को रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पार्टिकल को रख रहे हैं, किस कंडीशन में रख रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं, तो उस पार्टिकल का मोशन आपसे पूछे कैसा होगा तो हम कहेंगे उसका जो मोशन है उसका टाइप होगा लीनियर मोशन। अगर वो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो उसकी जो डायरेक्शन है लीनियर की वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, और वर्टिकल वाले में मैंने इसको रख दिया है तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, वर्टिकल। ऊपर की तरफ है तो ऊपर और नीचे की तरफ है तो नीचे। दैट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। तो ये अगर ऐसे है तो अगर वो लीनियरली चल रहा है, लीनियरली चल रहा है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा था पहले, ये शुरू में रेस्ट में नहीं था, ये शुरू में मोशन में था, और मोशन की डायरेक्शन की क्या थी, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फिर भी कैसा ही रहेगा, लीनियर ही रहेगा। पहले केस में रेस्ट में था तो मोशन किस में, ये मैं बात सारी कर रहा हूं किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने उसको रेस्ट में रखा तो उसका मोशन हो जाएगा लीनियर। अगर वो मोशन में है और मोशन में किस डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता हुआ उसके अंदर एंटर करता है तो क्या होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन में ही चलता जाएगा। अब थर्ड केस में अगर आपसे ये कहे कि अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यानी कि मोशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, वो उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें चलती हुई पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उस फोर्स से उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, और उसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आपने उसको प्रोजेक्ट किया है ऐसे, तो वो इस पर फोर्स लग करके ऐसे आ जाएगा। इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी तो ये घूम करके यूं आ जाएगा। तो पैराबोला आप इसको बोल सकते हैं, इसकी पैराबोला। तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं कि इसका जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा, पैराबोला टाइप का होगा। इसका एक क्वेश्चन यहां पे लिखा है मैंने, इन XY हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्वेश्चन पैराबोला का इक्वेशन आपको पता है ना कि x और y डायरेक्शन में जो रिलेशन होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, एक की
डायमेंशन 1 हो और दूसरे की 2 हो जाए, यूनिट 1 और 2 हो जाए, तो वो पाथ जो है वो कैसा हो जाता है, पैराबोला हो जाता है। तो क्वेश्चन है इन XY हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इज डायरेक्टेड इन पॉजिटिव Y डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव Y डायरेक्शन में है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज प्रोजेक्टेड इन पॉजिटिव X डायरेक्शन विथ वेलोसिटी U, देन पार्टिकल विल मूव इन पैराबोलिक पाथ। इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, देखिए मैं इसमें ये कहूँगा कि ये यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टली यूं ऐसे छोड़ा है ux, यानी कि u जो है वो केवल ux ही है, uy की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ux जो है वो कितना है, u है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, y डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वर्टिकली कितना चला है, y चला है, और हॉरिजॉन्टली कितना चला है ये इसको मैं यहाँ से देख लूँगा। ये आपने सब 11th क्लास में किया था। हॉरिजॉन्टली जो चला है वो कितना है, x है। तो हॉरिजॉन्टली ये x चला है और वर्टिकली कितना चला है, y चला है। ये वर्टिकली क्यों चला गया, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, किससे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो इसको ऊपर की तरफ ले गया है। और इसकी इनिशियल में y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो आप इसका इक्वेशन ले सकते हैं, इसमें ax बराबर तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ay जो है वो आपका हो जाएगा e/m। ये आपका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, इक्वेशन लेता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना चला है, वो x चला है, u कितना लिखूंगा मैं, uxt, और ये प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax 0 है। इस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, इसका एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। तो s इज इक्वल टू uxt, और ux कितना है, u है, तो s x इज इक्वल टू ut, ये एक इक्वेशन आ गया है। दूसरा मैं y डायरेक्शन की बात करता हूं, तो y डायरेक्शन के लिए देखिए y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा uyt प्लस हाफ ay स्क्वायर। देखिए uy 0 है, क्योंकि इनिशियली जो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है तो क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो uy की वैल्यू कितनी बन गई है, 0 बन गई है। तो y इज इक्वल टू हाफ ay को मैं कितना लिख दूंगा, देखो यहाँ से ay को मैं लिख दूंगा ये e/m, तो ये हो गया e/m इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इससे मैं t कितना लिख सकता हूँ, x/u, कितना लिख सकते हैं, x/u, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 e/m, और टी स्क्वायर को मैंने लिख दिया x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। इन सबको मैं कांस्टेंट करके ये लिख सकता हूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और ये किसका इक्वेशन आ रहा है, पैराबोला का आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ perpendicular to the direction of electric field, then it will be deflected and the motion will be motion in plane and path will be parabola। ये आप इसको क्वेश्चन में ऐसे बता सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल डायरेक्टेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक पार्टिकल है जो हवा में लटका हुआ है, जादू, हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब जादू है उसमें। अगर जादू नहीं होता तो वो नीचे गिर जाता। तो एक पार्टिकल हवा में लटका हुआ है, ये देखिए मैंने कंसिडर किया कि ये एक पार्टिकल है तो इसका मास भी है। ये कहाँ आना चाहिए, ये ग्राउंड की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रही है जिसकी वैल्यू कितनी है, mg है। लेकिन इसमें जादू हो रहा है, ये हवा में लटका हुआ है।
इसमें कोई जादू नहीं है ऐसा। इसमें क्या हो रहा है कि इस ग्रेविटी को बैलेंस करने वाला एक फोर्स यहाँ पे ये पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रखा है पहले से ही, जिसको हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल पर इस ग्रेविटी के अगेंस्ट उसके बराबर मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है, इसीलिए ये हवा में लटका हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, QE, where E is electric field intensity and Q is your charge on that charge, value of charge। तो ये यहाँ पे हवा में लटका हुआ है, बैलेंस में है, नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो बताइए, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कह दूंगा कि इस केस में QE इज इक्वल टू mg, QE इज इक्वल टू mg, क्योंकि mg नीचे लग रहा है लेकिन ये गिर नहीं रहा, ये हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय QE, देन Q इज इक्वल टू me एंड E इज योर mg बाय Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई है E इज इक्वल टू mg बाई Q। ये क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है। अब इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है इन द अबाउ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में कि जब ये हवा में लटका हुआ था, इन द अबाउ क्वेश्चन इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर मैं इसी में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर देता हूं तो देखिए ग्रेविटी कहां ला रही थी, इसको नीचे ला रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर लगेगा, जिधर ग्रेविटी लग रही है। दोनों फोर्स किधर लगेंगे, नीचे लगेंगे। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले कैलकुलेट किया उतने ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया, लेकिन अब पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, मैग्नीट्यूड बराबर। तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe वो भी नीचे लगेगा, और ग्रेविटी लगेगी वो भी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। तो इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन नेट फोर्स का पता है आपको, ma होता है, और वो हो जाएगा Fe प्लस Fg। मैंने बहुत आपको क्वेश्चन कराए हैं 11th क्लास में। ma इज इक्वल टू Fe प्लस Fg, दोनों नीचे लग रहे हैं, नेट फोर्स की वैल्यू ma होती है, तो ma इज इक्वल टू Fe प्लस Fg। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू QE, और ये E यहाँ पे ये वाला है, तो QE Fe को Q और E यहाँ से हो गया है इंटू mg बाई Q। और ग्रेविटी आपको पता ही है कितनी लग रही है, mg, क्योंकि पार्टिकल का मास m है। Q से Q कैंसिल हो गया तो ma इज इक्वल टू कितना लिख दिया, 2mg। ये लो जी, m से m कैंसिल हो गया तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, ग्रेविटी का ट्वाइस हो गया है। तो अगर मैं इसमें उल्टा कर देता हूं तो ये किस एक्सीलरेशन से मोशन करना स्टार्ट कर देगा, 2g से, यानी कि ग्रेविटी का ट्वाइस। ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आ रही है उसका जस्ट डबल से ये मोशन करना स्टार्ट कर देगी। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस है आपका, देखिए इसमें कह रहा है इन अ रीजन in absence of electric field particle of charge q and mass m is released under gravity। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। in a region in absence of electric field particle of charge q and mass m released under gravity after some time vertical moves with terminal velocity। टर्मिनल वेलोसिटी एक वर्ड आपने 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है। आपको पता है कि जब हम फ्लूइड में किसी पार्टिकल को छोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे यानी कि जब आने लग जाता है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है। यानी कि उस पर जो फोर्स लग रहा है और उस पर जो एक फोर्स लग रहा था उसमें विस्कस फोर्स
वो दोनों का मैग्नीट्यूड, जैसे फ्लूइड में पढ़ा है ना आपने, ऐसे एक बर्तन लिया मैंने और इसके अंदर फ्लूइड ले लिया, एक पार्टिकल को इसके अंदर छोड़ा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी यहाँ पर, और वेलोसिटी कांस्टेंट बनेगी तो फोर्स कितना बनेगा, 0 बनेगा। उस केस में जितना ग्रेविटी लगेगा उतना विस्कस फोर्स लगेगा, Fv, यानी कि उस केस में Fv बराबर कितना हो जाएगा, mg, और v कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। याद कीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी vt से चल रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और नेट फोर्स की वैल्यू 0 का मतलब ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, और विस्कस फोर्स किधर लगता है, जिधर मोशन हो रहा है उसके उल्टा। तो ये विस्कस फोर्स ऊपर हो गया है। विस्कस फोर्स की वैल्यू आपको याद है ना, F = 6 पाई नीटा आर वी टी, याद है या नहीं है, 6 पाई नीटा RVT ये कॉफिशिएंट है, R क्या है, उस गोले की रेडियस है, और VT यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, याद कर लेना नहीं है तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को मैं ऊपर से छोड़ता हूँ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस कंडीशन में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, VT है, तो उस कंडीशन में उस पर कितने फोर्स लगेंगे, एक तो ग्रेविटी लगेगी, कितनी लगेगी, mg, ऊपर की तरफ कितना लगेगा, 6 पाई नीटा RVT, ये कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स। और जब टर्मिनल वेलोसिटी से मोशन होगा उस केस में ये नेट फोर्स कितना होगा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी से मोशन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये mg और ये विस्कस फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने लिख दिया mg = 6 पाई नीटा RVT, ये कॉफिशिएंट, R उस गोले की रेडियस और VT वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है। ये एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई है, यानी कि पार्टिकल को मैंने हवा में छोड़ा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब उस क्वेश्चन में आगे ये क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ इन दिस रीजन वर्टिकली डायरेक्टेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन पार्टिकल मूव वर्टिकली अपवर्ड विथ टर्मिनल वेलोसिटी 2v, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देता हूँ तो ये 2v वेलोसिटी से, यानी कि इस 2vt टर्मिनल वेलोसिटी से, क्या कह रहा है, इफ इन दिस रीजन वर्टिकली डायरेक्टेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड then particle move vertically upward with terminal velocity 2v then calculate electric field intensity। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, देखो ग्रेविटी तो कहाँ लगेगी, हमेशा नीचे ही लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स और लगा, कौन सा फोर्स लगा, वो Fe लगा, अगर उसका चार्ज ये है तो Fe = QE लगा, ये लगा QE, इस QE से कहाँ भागने लग गया, ये ऊपर, लेकिन अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पहले वाली की कितनी हो गई है, डबल हो गई है। पहले कितनी थी, Vt थी, अब कितनी हो गई, 2Vt से ये ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन है तो टर्मिनल वेलोसिटी, 2Vt से ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो विस्कस फोर्स कहां पे लगेगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि अब विस्कस फोर्स इधर लगेगा। ये लो देखो, इसमें विस्कस फोर्स को डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मर्ज करके जो प्रॉब्लम आती हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गया है, और इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गया है, और इसमें आपकी मैकेनिक्स भी आ गई है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आया ये मर्ज होकर के आया है। इसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि पहले तो ये इसको मैंने छोड़ दिया तो ग्रेविटी से नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें एक विस्कस फोर्स है, और उस विस्कस फोर्स से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी बन गई है, Vt बन गई है, टर्मिनल वेलोसिटी Vt बन गई। इसका मतलब नेट फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी कब बनती है, जब उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और विस्कस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे इस केस के अंदर ये देखो, ये ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। ग्रेविटी तो हमेशा कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कह रहा है ऊपर लग रहा है, लेकिन
इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी बन गई है, 2vt बन गई है। तो अब ये कह रहा है कि E की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो बड़े आराम से हम इसको कर देंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये लो जी, अगर टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी बन गई है, 0 बन गई। अब देखो सिग्मा एफ में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लो जी, और दूसरी तरफ कौन कौन से लग रहे हैं, विस्कस फोर्स लग रहा है, श्यान बल लग रहा है, और दूसरा ग्रेविटी लग रहा है, ये लो जी, ये दोनों मैंने बराबर कर दिए हैं। अब एफ ई कितना लग रहा है ये मुझे पता नहीं है, मैंने लिख दिया क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही तो उस पर फोर्स लगेगा, तो ये होगा क्यू। ये यहाँ पे विस्कस फोर्स है जिसकी वैल्यू आपको याद है 6 पाई नीटा आर वी टी, लेकिन यहाँ पे 2 वी टी है, तो मैंने लिख दिया 6 पाई नीटा आर 2 वी टी, ये लो जी, प्लस एम जी, 6 पाई नीटा आर 2 वी टी प्लस एम जी। यहां से आप वी टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एम जी बाई 6 पाई नीटा आर, तो ये हो गया क्यू इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर इंटू 2, और वी टी को लिख दिया मैंने एम जी बाई 6 पाई नीटा आर, 6 पाई नीटा आर से 6 पाई नीटा आर कैंसिल हो गया, 2 mg उधर mg, तो QE बराबर कितना आ गया देखिए 3 mg, QE इज इक्वल टू 3 mg एंड E इज इक्वल टू आ गया 3 mg बाई Q। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है, जिससे कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो पहले वाले केस है उससे कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम पॉइंट चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप 11th क्लास की मैकेनिक्स जो है उसको 1 डायमेंशन मोशन 2 डायमेंशन मोशन को हल्का सा देख लें। कल वाली प्रॉब्लम के लिए आप सिंपल पेंडुलम वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें इफेक्टिव लेंथ जो होती है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम इफेक्टिव लेंथ जो होती है जिसमें पीरियोडिक टाइम में लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, कितना लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। जी यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ, सॉरी L जो होती है वो लेंथ होती है इफेक्टिव लेंथ, और जी यहाँ पे ग्रेविटी होती है। तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे पीरियोडिक वाली प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।